पता है कल मैं आपकी फ्रेंड जोजो से मिली, लेकिन कल जोजो बहुत सैड था। मैंने उससे पूछा कि जोजो क्या हो गया, तुम इतने सैड क्यों हो? तो जोजो ने बोला कि माँ मेरा ना सैंडविच खाने का मन था। मैंने अपनी मम्मा से बोला कि आप सैंडविच बना दो, बट मम्मा ने नहीं बनाया। उन्होंने बोला कि ब्रेड खराब हो गई है तो आप सैंडविच नहीं खा सकते। तो मैंने जोजो को बोला कि जोजो जरा मुझे वो ब्रेड स्लाइस ला करके दिखाना, मैं भी तो देखूं कि आपकी ब्रेड कैसे खराब हो गई। जोजो ने जब मुझे ब्रेड स्लाइस ला करके दिखाई तो उसने बोला कि मैम देखो, ब्रेड स्लाइस के ऊपर एक ग्रीन डिपोजिशन आ गई है और मम्मा बोल रही कि ये खराब हो गई। तो फिर मैंने जोजो को समझाया कि बेटा आपकी मम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं। आपकी ब्रेड स्लाइस के ऊपर एक्चुअली फंगस की ग्रोथ हो गई है, यानी कि ब्रेड के ऊपर कुछ बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स आकर के ग्रो करने लग गए हैं। अब अगर आपने ये ब्रेड स्लाइस खाई तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे, आपके स्टमक में चले जाएंगे और आपके स्टमक में जाकर के इन्फेक्शन कर देंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो आपकी मम्मा ने सैंडविच ना बना करके बिल्कुल सही किया है। और मुझे पता है कि आप सब बच्चों ने भी कभी ना कभी अपने घर में इस तरह की चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करी होगी। अब जोजो बहुत ही क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए कि आखिर ये फंगस क्या है और वैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं जो नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। और मुझे पता है कि इसी तरीके से आप भी फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए होंगे बहुत ज़्यादा क्यूरियस। तो आ जाओ, इस लेक्चर में हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखते ही नहीं है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू आवर चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। और भाई लेक्चर का टारगेट तो हमने पहले से ही सेट कर लिया है कि आज हमें क्या करना है। आज हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझना है, उनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है ना। चलो फिर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ बेटा, इससे पहले कि मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूं, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको वो पॉइंट समझाना चाहती हूँ, ठीक है? वो पॉइंट समझ लो, इसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन आते हैं? सेल्स आते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे सेल्स आए और उन्होंने मिलकर के क्या करा? एक ऑर्गेनिज्म को, उसकी बॉडी को बना दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, बॉडी तो बन गई है, उसका स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे, लिविंग रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म होते रहें, कुछ प्रोसेसेस चलती रहें, क्योंकि उन्हीं प्रोसेसेस के कारण क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल के लिए आपको अपनी बात बताऊं तो देखो, मैं कौन हूं? एक ऑर्गेनिज्म हूं और मैं जिंदा हूं है ना। ऑब्वियसली बेटा मैं जिंदा हूं, तो मैं लिविंग कैसे हूं? क्योंकि मेरी बॉडी में बेटा कंटिन्यूअसली कुछ ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिनके कारण मैं जिंदा हूं। तो उन्हीं प्रोसेसेस को हम फिर क्या बुलाते थे? लाइफ प्रोसेसेस बुलाते थे। याद आ रहा है? ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है कि वो प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बेहद जरूरी होती हैं, एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बुलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। कि अगर तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, और अगर एक भी लाइफ प्रोसेस नहीं चली बेटा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो वो मर सकता है। तो बहुत सारे सेल्स आए, उन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना दी। और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनिज्म को हमें जिंदा रखना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? कि उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो। तो बेटा वो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हो तो रही हैं, बट एग्जैक्टली वो प्रोसेसेस परफॉर्म कर कौन रहे हैं? तो बेटा वही सेल्स जिन्होंने ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को बनाया है ना, वही सेल्स क्या करेंगे? वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। तभी तो अपन बोलते हैं ना सेल्स को द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वही क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वही काम भी करेंगे, सारे फंक्शंस भी वही परफॉर्म करेंगे जिससे कि वो जिंदा रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद में जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स मतलब लिटरली बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है?
अब बेटा जैसा कि तुमको मैंने सब समझाया बताया कि सेल्स ही क्या करते हैं, सारे काम करेंगे, सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सारी प्रोसेसेस सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। तो जरा सोचो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अगर मिलियंस ऑफ सेल्स सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो बॉडी में कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार इतने सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स सारे काम कर रहे हैं, तो कितनी कंफ्यूजन, या कितनी हौश-पौश वाली सिचुएशन बन जाएगी। ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं ना, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो सेल्स के जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, टिश्यूज। याद आ रहा है कि नहीं? ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूं, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रही हूं, फटाफट से चीजें आपको रिवाइज करवा रही हूं, समराइज करवा रही हूं। ठीक है, सुनो। तो बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स को हमने क्या करा, कुछ 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 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और वो जो ग्रुप्स बने सेल्स के, उन्हीं को अपन क्या बुलाते हैं, फिर टिश्यूज बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि चलो हमने टिश्यूज तो बना दिए, लेकिन इतने सारे टिश्यूज में से हमें कुछ टिश्यूज ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो टिश्यूज जो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनका भी हम अलग से ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं फिर, टिश्यूज के ऑर्गन। बेटा अपनी बॉडी में भी तो इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है कि नहीं, तो वो किसका बना हुआ है, वो टिश्यूज का बना हुआ है बेटा, वो टिश्यूज का बना हुआ है, और वो सारे टिश्यूज क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार अगर जो इतने सारे टिश्यूज हैं, अगर ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको उठा करके ग्रुप में ही जो है ना रख देते हैं ना, उन सारे टिश्यूज का हमने ग्रुप बना दिया, और उसी ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन बोल दिया। तो अपनी बॉडी में जो इतने सारे ऑर्गन्स हैं बेटा, वो किसके बने हुए हैं, टिश्यूज के ही तो बने हैं। तो बॉडी में बहुत सारे सेल्स, उनको ग्रुप में डिवाइड किया, टिश्यूज बन गए। वो सारे टिश्यूज जो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी हमने ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। अब वो सारे ऑर्गन्स जो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, वो सारे ऑर्गन्स जो कि ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उन ऑर्गन्स का भी एक अलग से ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या है, वो ऑर्गन सिस्टम ही तो है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, माउथ, ये अपनी बकल कैविटी जहां पर अपने दांत होते हैं, टंग होती है, ठीक है, ये फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे हैं क्या बेटे, ये सारे ऑर्गन्स ही तो हैं, तुम्हारा फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स ही तो हैं। और हमने देखा कि यार ये जो ऑर्गन्स हैं, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या, डाइजेशन का। तो क्यों ना इनको हम अलग से ग्रुप में कर देते हैं ना। तो उसी ग्रुप को क्या नाम दिया गया फिर, ऑर्गन सिस्टम। तो तुमको मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि तुम्हारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि ये फूड पाइप आ रहा है, स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं, और ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डाइजेशन का। तो उठा करके इनका अलग से ग्रुप बना दिया, और उसी ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि है क्या, एक ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से बेटा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तुम्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मैंने एक बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट तुमको दिया है। मैंने क्या दिया है, मैंने ये बोला है कि एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हो, तो उसकी बॉडी में तुम्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, टिश्यूज बन जाएंगे, फिर टिश्यूज को भी ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ऑर्गन्स बन जाएंगे, फिर ऑर्गन्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होगा, एक बढ़िया से ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, बॉडी जो है बन जाएगी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इतना समझ में आया, रिवाइज हो गया। अब मेरी और आगे की बात सुनो। मैंने ये तो बोल दिया बेटा कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं।
लेकिन बेटा ये भी एक सच है कि चाहे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने ही सारे सेल्स क्यों ना हो, लेकिन जब उस ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत हुई होगी ना, यानी कि जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बनने की शुरुआत हुई होगी, जब उसने स्टार्ट किया होगा, तो वो एक ही सेल से हुआ होगा। आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, मान लो कि इंसान है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन जब उस इंसान की बॉडी के बनने की शुरुआत हुई होगी ना बेटा, तो वो एक ही सेल से हुई होगी। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि वैसे तो बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन जब बॉडी के बनने की शुरुआत हुई तो एक ही सेल से हुई। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मैं तुम्हें बताती हूं। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने एक छोटा सा मतलब बच्चा आ गया है। किसका बच्चा? इंसान का बच्चा। मतलब तुम्हारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ गया है, ठीक है। अब तुम उस न्यू बॉर्न बेबी को देख रहे हो, वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, एकदम छोटू सा है ना, उसके छोटे छोटे से हाथ हैं, आंखें छोटी छोटी सी हैं, ठीक है, नोज छोटी सी है और लिप्स छोटे छोटे से हैं, पूरी मतलब बच्चा अभी तो पैदा हुआ है तो वो पूरा का पूरा छोटा ही रहेगा। माना कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका साइज छोटा है, बट उसके सारे बॉडी पार्ट्स तो डेवलप हो चुके होंगे, है ना। उसके बॉडी के अंदर सारे आप बोल सकते हो कि ऑर्गन्स भी फुल्ली डेवलप्ड होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे, फंक्शनल होंगे। अब समय के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसकी बॉडी की ग्रोथ होती जाएगी, उसकी हड्डियां, मसल्स, है ना, सब बड़े होते जाएंगे और उसका जो साइज है बच्चे का वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, जब आपके सामने पहली बार वो बच्चा आया तो आप उसको देख करके बड़े वो रह गए कि अरे वाह, कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा बच्चा है। और जब आप उस बच्चे को देख रहे हो बेटा, तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके पास, डेवलप्ड हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, सारे ऑर्गन्स भी हैं, फंक्शनल भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उस बच्चे के शरीर, उसके बॉडी के बनने की शुरुआत हुई होगी ना बेटा, तो वो एक सिंगल सेल से हुई होगी। तो आप बोलोगे कि मैम आपके कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल सेल से एक छोटा सा बच्चा बन के रेडी हो गया है। आप बोलोगे मैम ये बच्चा तो नहीं लग रहा है। मान लो बेटा कि ये ह्यूमन बेबी है, ठीक है। तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपके कहने का मतलब ये है कि हम तो भाई अभी तो ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि जब इसकी बॉडी के बनने की शुरुआत हुई होगी तो वो एक सेल से हुई होगी और एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी बन गई, इतना बड़ा बच्चा बन गया। हाँ, वो कैसे? वही तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रही हूं। मेरी बात सुनो। हुआ ये था बेटा कि इस बेबी की जो ममा थी नहीं, ममा है, ठीक है, इस बेबी की जो मदर है उनकी बॉडी से एक सेल आया। बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। इस बेबी की जो ममा है, जो इसकी मदर है, उनकी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया। अपन को पता है ना, अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मम्मी की बॉडी से जो है, इस बच्चे की मम्मी की बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया, प्लस इसके जो पापा हैं, पापा की भी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सेल आया। अभी मैं तुमको सेल्स के नाम नहीं बता रही हूं, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि इस बच्चे की मम्मा और इसके पापा, इन दोनों की ही बॉडी से एक स्पेशल टाइप के एक एक सेल आए। मम्मा की भी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया, पापा की भी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया, और बेटा दोनों सेल्स क्या कर गए? फ्यूज कर गए। दोनों सेल्स क्या कर गए? फ्यूज कर गए। आप बोलोगे कि मैम फ्यूज करने का मतलब क्या है? फ्यूज करने का मतलब क्या है? ऐसे समझो, जैसे आपके पास, आप लोग क्ले से खेलते हो, क्ले से, तो आपके पास एक रेड कलर की क्ले है, आपके पास एक व्हाइट कलर की क्ले है, दोनों को आपने मिक्स कर दी। आपने रेड कलर की क्ले की एक बॉल बनाई, व्हाइट कलर की जो आपके पास क्ले थी आपने उसकी भी बॉल बनाई, दोनों बॉलों को आपने आपस में मिला दिया, दैट इज फ्यूजन। तो यहां पर भी वही हुआ कि ममा की बॉडी से एक सेल आया, पापा की बॉडी से एक स्पेशल टाइप का सेल आया, दोनों सेल्स क्या हो गए बेटा? फ्यूज कर गए, मिक्स हो गए, और इस फ्यूजन से क्या हुआ? एक स्पेशल टाइप का सेल बना, एक स्पेशल टाइप का सेल बना,
और इसी स्पेशल टाइप के सेल्स को हम, इस स्पेशल टाइप के सेल को हम बोलते हैं एग। आपकी एनसीईआरटी बुक क्या बोलती है? इस स्पेशल टाइप का सेल का नाम क्या है? एग। तो मामा की बॉडी से एक सेल आया, पापा की बॉडी से एक सेल आया, दोनों फ्यूज कर गए, दोनों मिक्स हो गए, और उनके मिक्सिंग या उनके फ्यूजन से क्या हुआ? एक स्पेशल टाइप का सेल बन गया जिसे हम बोलते हैं एग। अब ये जो सेल है ना बेटा, ये एग जिसको अपन बोल रहे हैं, ये बड़ा खास है। पता है क्यों ये स्पेशल है? क्योंकि इसके पास ना डिवाइड करने की एबिलिटी है, ये डिवाइड कर सकता है। बोलोगे मैम डिवाइड करने का क्या मतलब है? और अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उससे होगा क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास एक चॉकलेट है, तो मैं उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास एक बड़ी चॉकलेट है और मेरे पास 10 बच्चे हैं उनको देने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? अपनी बड़ी सी चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ूंगी, डिवाइड करूंगी, और हर एक पीस क्या करूंगी? एक एक बच्चे को देती जाऊंगी ताकि सबको चॉकलेट मिल जाए। तो यहां पर भी वही होगा कि ये जो आपको सेल बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा, एग, ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो इससे क्या होगा बेटा? नए सेल्स बनेंगे। भाई मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने से क्या होगा? चॉकलेट के पीसेस ही तो बनेंगे। वैसे ही जब एक सेल डिवाइड करेगा, ये एग डिवाइड करेगा, तो क्या होगा? नए सेल्स ही तो बनेंगे। तो इसने क्या करा बेटा? इसने किया डिवाइड, और इसके डिवीजन से देखो नए सेल बन गए। जो नए सेल बन रहे हैं बेटा, इनके पास भी प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है डिवाइड करने की। ये भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे, और नए सेल्स देखो बनते जाएंगे। तो तुम्हारे पास एक सेल था, तुम्हारे पास एक सेल था जिसे हम एग बोल रहे थे, इसने डिवाइड किया। डिवाइड करना मतलब सॉर्ट ऑफ टूट गया, ये है, ये टूट गया। टूट करके देखो इसने 2 नए सेल बना दिए। डिवाइड किया, टूटा, 2 नए सेल्स बन गए। इन 2 नए सेल्स ने क्या करा? अपने आप को फिर से डिवाइड किया, ये भी टूट गए, तो देखो 4 नए सेल बन गए। ऐसे ही बेटा ये सारे सेल्स भी क्या करते जाएंगे? ये सारे सेल्स भी ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और देखो नए 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 सेल्स बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, और फिर वही होगा जो अभी अपन ने देखा कि बहुत सारे सेल्स बन गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर वो सेल्स को अपन डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में, टिश्यूज बन जाएंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन जाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, और एक ह्यूमन बेबी बनके रेडी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, क्योंकि ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस विद अ सिंगल सेल, जिसको अपन एग बुलाते हैं। कि चाहे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ही सारे सेल्स क्यों ना आ जाएं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ही सारे सेल्स क्यों ना आ जाए, टिश्यूज बन जाए, ऑर्गन्स बन जाए, ऑर्गन सिस्टम क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके जीवन की शुरुआत कहां से होती है? लाइफ की शुरुआत कहां से होती है? एक सिंगल सेल एग से ही होती है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो जो एग होता है ना बेटा, वो स्पेशल टाइप का सेल, उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, वो भी रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार बार डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। देखो जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ये एग ने डिवाइड किया, 2 नए सेल बन गए। अब जो 2 नए सेल बने हैं ये भी डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि रुक जाएंगे, ना ना ना, ये भी डिवाइड करेंगे, जिससे कि क्या होगा? नए 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 सेल्स बनते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा? बॉडी में जब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे तो वो क्या कहलाने लग जाएगा? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए। तो आई होप बेटा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ हम बात करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। देखो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ना ये समझाती हूं कि अपने आसपास ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपने पास नहीं, मतलब अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम तो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो अपने साइंटिस्ट हैं, जो अपने ओरिजिनल, अपन तो साइंटिस्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन जो अपने प्रो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस पढ़ाई को, इस स्टडीज को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करा? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि अगर भविष्य में जाकर के हमें उनके बारे में पढ़ने का मन करे तो हमारी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो कहने का मतलब ये बेटा कि अपने आसपास जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखो 2 ग्रुप्स तो तुमको पता ही होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स,
है ना, ये तो पता ही होगा। ये ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि मैम ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, नहीं, प्लांट सबने देखे हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, तो वो सब कुछ क्या हो गया, प्लांट्स हो गए, और उनकी एक अलग से क्या हुई, कैटेगरी बन गई। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी आती है ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स। हम भी तो क्या है बेटा, जानवर ही हैं। आप बोलोगे मैम हम तो इंसान है, बेटा इंसान भी जानवर ही होते हैं, इंसान भी जानवर होते हैं। डॉग भी एक जानवर है, कैट भी एक जानवर है, एलिफेंट भी एक जानवर है, हिप्पोपोटामस भी एक जानवर है, हम भी एक जानवर ही है, हम भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। वो क्यों आते हैं वो आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ हम भी एनिमल्स ही हैं, और हम सब एक कैटेगरी जो है हमने अपनी बनाई हुई है अलग से। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है बेटा ऑर्गेनिजम्स की, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। अलग सा नाम है, याद करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं जो भी बता रही हूँ वो सब याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने कि तुम बोलो कि मैम नहीं याद करेंगे, नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, मुन्नो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड कर रहे हैं। एक बनी है कैटेगरी प्लांट्स की, दूसरी बनी है एनिमल्स की, तीसरी कैटेगरी बनी है कुछ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स की, उसका अपन ने नाम क्या रखा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है जिसमें आते हैं अपने कुछ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम बोलते हैं फंजाई। फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो आते हैं, बैक्टीरिया, ये अलग कैटेगरी बन गई ऑर्गेनिजम्स की। तो प्लांट्स एक कैटेगरी, एनिमल्स दूसरी कैटेगरी, प्रोटोजोआ एक और कैटेगरी, फंजाई एक और कैटेगरी, बैक्टीरिया एक और कैटेगरी, एक और आती है अलगी। अलगी, सारे नाम बेटा याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। इसलिए जितने बार मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूं ताकि सुन सुन के तुम्हारे दिमाग में वो घुस जाए। तो जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वैसी प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है, वैसी फंजाई भी होते हैं, बैक्टीरिया की तो आपने नाम सुन ही रखे हैं, और इसके बाद में एक और कैटेगरी होती है ऑर्गेनिजम्स की, अलगी। अलगी, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स तो बेटा देखो ऐसे होते हैं कि तुम्हें दिख जाते हैं, ठीक है, दिख जाते हैं, नेकेड आई से दिख जाते हैं। अगर सामने से एक चींटी जा रही हो तो उसको देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर एक मच्छर उड़ रहा हो तो उसको देखने के लिए तुम्हें अलग से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक प्रोटोजोआ की, तो उसको देखने के लिए बेटा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो इसको अब तुमको पता है कि अपनी जो सराउंडिंग एयर है इसमें कितने तरह के जो है ना बैक्टीरिया होते हैं। आप बोलोगे कि हो मैम हमारे आसपास बैक्टीरिया, हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे मान ले। बेटा तुम्हारे आसपास हवा है, तुम्हें वो भी फील होती है? नहीं, लेकिन है तो ना, मानते तो हो। इसी तरीके से सराउंडिंग एयर में बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फंगस भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। वो अलग बात है कि वो इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है। अलगी, अलगी को भी आप जानते होंगे। आप बोलोगे मैम अलगी के हमने तो नाम ही पहली बार सुना है मैम, हमने तो कभी नहीं देखा। देखा है बेटा, तुमने देखा है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी तालाब के किनारे गए हो, ठीक है, और वहां के पानी में तुमने ऐसा कुछ हरा हरा सा देखा हो, ऐसा ग्रीन ग्रीन सा? तो आप बोलोगे कि हाँ मैम हमारे घर के इधर पे तालाब है, वहां तो हम अक्सर जाते रहते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना, और उसके पानी में हम ये ग्रीन ग्रीन भी कुछ देखते हैं सरफेस पे। तो मैम हम तो इनको प्लांट्स समझते थे ना। बेटा ये प्लांट्स नहीं है, ये एक अलग ही कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की। ये कैटेगरी है अलगी की। जो हरा हरा आपको दिख रहा है ना, ये अलगी है बेटा। हाँ, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये तो प्लांट्स हैं, ये तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। बट ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन इतना पोर्शन, ये पूरा क्या है बेटा, अलगी। इसको अपन हिंदी में काई बोलते हैं। अगर आपने कभी अपने घर में मम्मी पापा को बोलते हुए सुना हो कि अरे ये तो काई लग गई है, पानी में काई लग गई है, काई, इस पानी को, जैसे कि घर के बाहर आपने जो है डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए आपने कोई रखा था, बर्तन रखा था उसमें उनको पानी देने के लिए, बहुत दिनों तक आपने वो पानी चेंज नहीं किया, तो मम्मी ने जाके देखा कि अरे ये तो पानी खराब हो गया, इसमें काई लग गई है। काई मतलब क्या, यही अलगी, अलगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेटा जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कुछ इस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि
जब इनकी हम पढ़ाई करने जाए, स्टडी करने जाए, तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इजीली हो जाए। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है, माइक्रो, यानी माइक्रो मतलब छोटा। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज कैसा है, माइक्रो, यानी कि उनका साइज कैसा है, छोटा। इतना छोटा, आप बोलोगे मैम कितना छोटा होगा, चींटी भी तो छोटी है। बेटा चींटी तो फिर भी नेकेड आई से दिख जाती है, मैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं जिनका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो, देख ही नहीं सकते हो, दिखेंगे ही नहीं। आपकी आंखें बोलेंगी कि अरे क्या हो गया है, खराब हो गई क्या? नहीं, खराब नहीं हुई है बेटा। देखो हर चीज की ना एक कैपेसिटी होती है, माना कि हमारी आंखें चीजों को देख सकती हैं, लेकिन सर्टेन साइज की ही चीजें हमारी आंखें देख सकती हैं। अगर साइज बहुत ही छोटा है तो आंखें नहीं देख पाएंगी उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ऑर्गेनिजम्स बेटा दिखते हैं। तो क्योंकि इनका साइज ही इतना छोटा है तो अपन इनको क्या बोल देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब होते हैं? जैसे कि आपको मैंने वो जोजो वाला एग्जांपल दिया कि जोजो की ब्रेड पर, देखो कुछ इस तरीके से जोजो की ब्रेड पर क्या हुआ था, जोजो की ब्रेड पर जो है ना कुछ इस तरीके से ग्रीन डिपोजिशन हो गई थी, है ना, कुछ ऐसा हरा हरा सा कुछ आकर के इकट्ठा हो गया था ब्रेड स्लाइस पर। आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि ब्रेड स्लाइस पर जो है ना, मतलब कुछ टाइम से जो है मतलब मान लो कि पापा लेकर के आए हैं ब्रेड और मम्मा उसको फ्रिज में रखना भूल गई, तो 2-3 बार जब मम्मा ने देखा कि अरे ब्रेड लेके आए थे, जरा देखे तो खराब तो नहीं हो गई, तो जब मम्मी ने ब्रेड का पैकेट खोला तो स्लाइस के ऊपर ऐसी कॉटनी ग्रोथ ग्रीन ग्रीन आकर के जो है ना आपको दिख रही होगी। यहां पर पता है बेटा क्या हुआ है, यहां पर फंगस की ग्रोथ हो गई है। आप बोलोगे मैम फंगस, नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ सुना लग रहा है, ये मैंने आपको कैटेगरी बताई है ना ऑर्गेनिजम्स की, ये मैंने आपको कैटेगरी बताई है ना ऑर्गेनिजम्स की, फंजाई, एक तरह का फंगस ब्रेड के ऊपर ग्रो कर गया। ठीक है, ये जो कैटेगरी दिख रही है आपको बेटा ऑर्गेनिजम्स की, फंजाई जो मैंने बताई है, इसी कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म, इसी कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म, एक टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लग गए कहां, ब्रेड के ऊपर। और ये मत समझना कि मैम ये पूरा एक ही ऑर्गेनिज्म है, नहीं, मैं बोल रही हूं बेटा जैसे कि हमने एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी है चॉकलेट्स की, हमने एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी है चॉकलेट्स की। अब बेटा चॉकलेट्स में तो कई तरह की चॉकलेट्स आती हैं, डेयरी मिल्क भी आती है, 5 स्टार भी आती है, किट कैट भी आती है, मिल्की वे जो आती है वो भी आती है, वाइट वाली चॉकलेट है ना, मतलब स्नीकर्स भी आती है, कई तरह की चॉकलेट्स आती हैं। वैसे ही हमने क्या करा, फंजाई एक कैटेगरी बना दी है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन उस कैटेगरी में बहुत सारे क्या आएंगे, आप बोल सकते हो कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब रहेंगे सारे फंजाई ही, लेकिन जैसे कि डेयरी मिल्क भी चॉकलेट है, 5 स्टार भी चॉकलेट है, लेकिन फिर भी अलग अलग है एक दूसरे से कि नहीं है। वैसे ही फंजाई भी क्या है, एक बड़ी कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की, और इसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कई सारे फंगस आएंगे। तो एक टाइप का फंगस बेटा ग्रो कर जाता है ब्रेड के ऊपर, और उस फंगस का नाम है ब्रेड मोल्ड। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये देखो, ये ब्रेड मोल्ड, ये क्या एक तरह का फंगस है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे बेटा छोटे छोटे फंगस जो है ना ग्रो कर रहे हैं ब्रेड के ऊपर। आप बोलोगे मैम दिख तो नहीं रहे, वही तो बात है ना, साइज में इतने छोटे हैं कि दिख ही नहीं रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये तो फंगस की पूरी कॉलोनी ही ग्रो कर रही है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड स्लाइस के ऊपर।
ठीक है, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं बेटा, क्योंकि साइज इतना छोटा है कि दिख ही नहीं पा रहा नेकेड आई से। ऐसा लग रहा है कि बस हाँ कुछ हरा हरा लग गया है आकर के। हरा हरा क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, फंगस ग्रो कर रहा है, और बहुत सारे छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको फंगस के जो है ना देखने को मिलेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो ब्रेड मोल्ड बेटा एक तरह का फंगस है। ठीक है, ब्रांच्ड फिलामेंट है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। अपन ने क्लोरोफिल पिगमेंट देखा है ना कि वो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके सेल्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जिसके पास बट देखो अपने ग्रीन प्लांट्स के पास सेल्स में क्या है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या कर पाते हैं, उनके सेल्स में क्या हो पाती है, फोटोसिंथेसिस हो पाती है, तो प्लांट्स अपना खुद का खाना बना पाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो फंगस है ब्रेड मोल्ड, इसके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं है मतलब क्या बेटा, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और देखो फंगस आया है, एक और फंगस आया है, इसका है नाम मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड है और ये दूसरा है मोल्ड। मैंने बोला ना चॉकलेट की एक बड़ी सी कैटेगरी, उसके अंदर अलग अलग टाइप की चॉकलेट आ रही है, वैसे ही फंजाई क्या है, ऑर्गेनिजम्स की एक कैटेगरी, उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं, फंगस आ रहे हैं। तो एक हो गया ब्रेड मोल्ड, दूसरा हो गया ये देखो मोल्ड। इसके ब्रांच्ड फिलामेंट है और इसमें भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, देखो असली में जो ब्रेड मोल्ड है बेटा वो देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप ब्रेड स्लाइस के ऊपर देखोगे तो आपको कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। क्यों, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो वो स्ट्रक्चर नजर आएगा, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे दिखेंगे नहीं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा अलगी। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, अलगी, वो जो पानी के ऊपर जो काई जम जाती है, तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अलगी का शेप कैसा होता है बेटा, मतलब देखो यहाँ पर भी जो आपको पानी में जो अलगी दिख रही है, पानी में जो आपको अलगी दिख रही है, केवल एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपन अलगी बोल रहे हैं ना। यहाँ पर पूरी इनकी कॉलोनी ग्रो कर रही है, दिख नहीं रहे क्योंकि साइज में छोटे हैं, बाकी हैं तो बहुत सारे अलगी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना, शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसा गोला गोला सा होता है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, मतलब ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अलगी। बैक्टीरिया, तो बेटा बैक्टीरिया के तो अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल भी होता है, कॉमा शेप के भी होते हैं, जैसे अपन कॉमा बनाते हैं ना, कॉमा लिखते लिखते, वो कॉमा शेप के भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं, रॉड जैसे भी होते हैं, तो अलग अलग शेप के होते हैं। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। ठीक है, सेल के अराउंड क्या होते हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं और एक लंबा प्रोजेक्शन होता है, कुछ इस तरीके से। प्रोजेक्शन मतलब कि कुछ एक तरह का एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, ये वो है जो कि सॉइल में, जैसे सॉइल का एक सैंपल उठाया गया है ना, बचपन में मम्मी पापा मना करते कि बेटा मिट्टी मत खाओ, क्योंकि मिट्टी में देखो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अलगी पाई जाता है, बैक्टीरिया, फंगस, ब्रेड मोल्ड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मिट्टी मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि ये देखो अमीबा, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ वही एक कैटेगरी है ना ऑर्गेनिजम्स की जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जो मैंने आपको बताई है, ये इसी कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है ना, इसी कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जो असलियत में ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। बेटा ये इतना छोटा होता है ना कि नेकेड आई से दिखता ही नहीं है, वो तो तालाब के पानी को हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देख रहे हैं, तो हमें उसमें देखो ऐसा अमीबा दिख रहा है। ठीक है, आप बोलोगे मैम इसका शेप कैसा है, बेटा यही तो खास बात है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अमीबा का कोई बॉडी का उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो इररेगुलर शेप होता है, वो अपना शेप एक्चुअली चेंज, जैसे आपने स्लाइम देखी होगी, स्लाइम कोई उसका डेफिनेट शेप होता है, आप उसको किसी भी शेप के कंटेनर में रख दो, उसका शेप वैसी हो जाता है, वैसे ही ये भी है अमीबा, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अपना शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटोजोआ है पैरामीशियम। असलियत में बेटा पैरामीशियम देखो ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोप के नीचे पैरामीशियम देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी बॉडी में पता है क्या होता है, इसकी बॉडी में साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से, जैसे हेयर लाइक, बाल जैसे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं, बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और इन्हीं सीलिया की मदद से ये मूव करता है। जैसे हमारे पास तो मूव करने के लिए क्या होते हैं, पैर होते हैं,
इसके पास पैर तो नहीं है बेटा। ये सारे ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनकी बॉडी में एक एक सेल है। अमीबा की बॉडी में भी एक ही सेल है, पैरामीशियन की बॉडी में भी देखो एक ही सेल है, मतलब एक सेल ने ही पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना दिया है। ये क्लामाइडोमोनाज है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में एक ही सेल है। तो एक सेल से बेटा पैर तो नहीं बन पाएंगे, पैर और ऑर्गन्स बनाने के लिए तो बहुत सारे सेल्स चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ पर वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए इसकी बॉडी में क्या है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको अपन सीलिया बोलते हैं, उन्हीं की मदद से क्या करता है, ये मूव करता है। ये है क्लामाइडोमोनास। जैसे आपने कॉकरोच के सर पे दो ऐसे एंटीना लगे देखे होंगे, वैसे ही क्लामाइडोमोनास के पास भी क्या होते हैं, दो ऐसे एंटीने होते हैं। इन्हें एंटीना नहीं बोलते हैं, इनको अपन फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। इन्हें अपन बोलते हैं फ्लैजिला। और इन फ्लैजिला के थ्रू क्या करता है, ये मूव करता है। तो इसके पास, पैरामीशियन के पास क्या है, मूवमेंट के लिए सीलिया, इसके पास क्या है, फ्लैजिला, मूवमेंट के लिए। ठीक है, चलो। तो हाँ, तो बेसिकली वो क्लामाइडोमोनाज हो गया, ठीक है। अलगी यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, सिंगल सेल है, लुक्स ग्रीन, क्योंकि इसके पास क्या है, वही क्लोरोफिल पिगमेंट है। और मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, फ्लैजिला। ठीक है, चलो। तो मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हो गए, पानी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के बेटा हमें ये समझ में आया कि भाई पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है उन्हें अपन बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा क्लासिफिकेशन है मैंने आपको वो समझा दिया कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, या ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अलगी होते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। ठीक है, जो पानी में पाए जा रहे हैं, जो मिट्टी में पाए जा रहे हैं, वो अपन ने देख लिए। और फिर इसके बाद में ब्रेड और पानी, इन सब का मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक आइडिया भी दे दिया है। तो आज की बेटा सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। मिलते हैं, तब तक अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। बाय बाय।